19 सितंबर 2025 का दिन था। सिंगापुर के शांत समुद्र में एक चार्टर्ड एक प्राइवेट यॉट खड़ी थी और उस यॉट पर संगीत और पूरा हंसी खुशी का माहौल था। फुल ऑन अल्कोहल बह रही थी और करीब 20 लोग इस समुद्री यात्रा जो हो रही थी यॉट में उसका हिस्सा थे, इस पार्टी का हिस्सा थे। और उन्हीं लोगों के बीच में भारत के बहुत ज़्यादा जाने माने पहचाने जाने वाली आवाज़ों में से एक ज़ुबीन गर्ग भी मौजूद थे। उसके नेक्स्ट डे यानी कि 20 सितंबर को उन्हें सिंगापुर में एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल था, वहाँ पे सॉन्ग्स प्रेजेंट करने थे। उनके फैंस उनकी आवाज़ सुनने का वेट कर रहे थे। लेकिन उस कार्यक्रम में एक दिन पहले समुद्र में जो हुआ उसने उस प्रोग्राम को एंटरटेनमेंट के बजाय एक सौरो, एक दुख में, डाउट्स में, कानूनी डिबेट, दाव पेच में बदल के रख दिया। कुछ ही घंटों में ज़ुबीन गर्ग को समुद्र से बेहोशी के हालात में बाहर निकाला गया। उन्हें बचाने की कोशिश बहुत की गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन शाम 5:13 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंगापुर की जांच में इसे एक बहुत ही सैड ट्रैजिक एक्सीडेंट माना, एक्सीडेंट बाय ड्राउनिंग। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया, असम में हुई जांच से इसी घटना के पीछे मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, विश्वासघात और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगाए गए। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए समुद्र में घटी उस दोपहर से बहुत पीछे जाना होगा, उस कलाकार के जीवन तक जिसकी मौत ने पूरे असम को रोक दिया था, झकझोर दिया था। ज़ुबीन गर्ग केवल एक गायक नहीं थे, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो एक कल्चरल पहचान थे। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय में हुआ था। उनके पिता एक मैजिस्ट्रेट थे और वो एक दूसरे नाम से, कपिल ठाकुर के नाम से, कविताएं और सॉन्ग्स लिखा करते थे। और उनकी माताजी एक डांसर, एक एक्ट्रेस थी, एक सिंगर भी थी। तो संगीत से ज़ुबीन का पहला जो इंट्रोडक्शन था वो उनके घर के अंदर ही हो चुका था। उनकी माँ उनकी पहली गुरु थी और बचपन से ही उनके टैलेंट को पहचान कर उसे आगे बढ़ाती रही। और ज़ुबीन ने केवल 3 वर्ष की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पंडित रॉबिन बैनर्जी से लगभग 11 वर्ष तक तबला सीखा, फिर उन्होंने असमीज़ लोक संगीत की शिक्षा प्राप्त की और उसके साथ आप जो सोच सकते हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उन्हें बजाना आता था और बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी उन्होंने। 1992 में जब वो 19 साल के थे, उनका पहला एल्बम अनामिका रिलीज़ हुआ। असम में तो वो पहले ही बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन उनको असली जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो मिली थी 2006 की एक बॉलीवुड की फिल्म गैंगस्टर का एक गीत से, या अली। आई एम श्योर आपको याद होगा ये सॉन्ग। ये रिलीज़ होने के बाद उनकी आवाज़ पूरे भारत में पॉपुलर हो गई और इसी गीत से वो बॉलीवुड में भी पॉपुलर हो गए। उनका करियर 3 दशक से भी ज़्यादा चला। उन्होंने 40 अलग अलग भाषाओं में करीबन 40,000 गीत रिकॉर्ड किए। ज़ुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक एक्टर भी थे, वो एक म्यूजिशियन भी थे और फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। साल 2005 में उन्हें इकोज ऑफ साइलेंस के लिए नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिर बाद में उन्होंने कंचनजंगा जैसी सफल असमीज फिल्म में भी अभिनय और निर्देशन किया। उनकी जो इतनी इंडिपेंडेंट सोच थी, बहुत स्वतंत्र सोच थी, कई बार विवादों में भी आती थी, कई बार डिबेट्स होते थे, कंट्रोवर्सी हो जाती थी। एक उल्फा ULFA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उनको धमकी दी थी कि आप बिहू यानी आसामीज कार्यक्रमों में हिंदी के गाने ना गाएं। और तब ज़ुबीन ने ओपनली इनकार किया था, ये कह के कि कोई भी व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि एक कलाकार किस भाषा में गाएगा, मेरी जैसी मर्जी आएगी मैं वैसे आवाज़ में गाना गाऊंगा। खैर, उनका जो सोशल लाइफ थी वो बहुत सक्सेसफुल थी, उनका बहुत रिस्पेक्ट था, लेकिन उनका जो पर्सनल लाइफ था वो बहुत दुख से भरा और बहुत ही सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम से भरा हुआ था।
साल 2002 में उनकी छोटी बहन की एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। उनकी डेथ को जुबिन ने बहुत दिल पे ले लिया था, बहुत पर्सनली ले लिया था। लेकिन खुद जुबिन को बहुत हाई ब्लड प्रेशर और एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी थी। कहते हैं साल 2022 और 24 में एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरों की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। अब पेपर्स के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टर्स ने उन्हें स्ट्रिक्टली आग और गहरे पानी जैसी डेंजरस सिचुएशन से दूर रहने की हिदायत दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये याद रखिएगा जैसे जैसे आप कहानी सुनेंगे। इन बीमारियों के अलावा उन्हें अल्कोहल की भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, जिसके लिए वो कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी करा चुके थे। तो यही जो इनकी हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन थी, ये बाद में इनकी डेथ की जो जांच हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई। अब आते हैं सितंबर 2025 में। जुबिन 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में अपने सॉन्ग्स गाने के लिए सिंगापुर गए, उन्हें इनविटेशन मिला। इस प्रोग्राम का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, इनके इवेंट मैनेजर श्याम कानू महंत ने किया था। और ये प्रोग्राम इंडिया और सिंगापुर के रिलेशनशिप के 60 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया था, जिससे टूरिज्म को, पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। जुबिन के साथ उनका बहुत बड़ा जो टीम था वो भी गया था। तो उस टीम में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके प्रोड्यूसर और बैंड के जो मेंबर्स थे शेखर ज्योति गोस्वामी, उनकी जो को सिंगर थी अमृत प्रभा महंत, उनके चचेरे भाई और पुलिस अधिकारी थे संदीपन गर्ग, और उनके 2 पर्सनल बॉडीगार्ड भी शामिल थे इस पूरे टीम में। उनको बॉडीगार्ड दिए गए थे उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग जगहों से उनको बहुत धमकियां मिलती रहती थी। खैर 19 सितंबर 2025 में जो उनका प्रोग्राम था, उससे एक दिन पहले जुबिन और उनके अराउंड 20 जो उनके टीम मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, वो एक प्राइवेट यॉट उन्होंने हायर की और समुद्र की यात्रा के लिए निकले। अब यॉट सिंगापुर में एक जगह है केपल बे, वहाँ के मरीना से चली और वहाँ पे 2 द्वीप हैं, लाजरस और सेंट जॉन्स, उनके बीच में खुले समुद्र में जाके रुकी। अभी वहाँ क्यों? क्योंकि वो जो जगह है वो स्विमिंग के लिए और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर थी, इसलिए वहाँ जाके यॉट को रोक दिया गया। अब बाद में जो जितने लोग थे जिन्होंने आंखों देखा हाल बताया, या जो एविडेंस वाले लोग थे जिन्होंने बयान दिए, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी, उनके अनुसार यॉट पर पूरा पार्टी वाला माहौल चल रहा था, फुल अल्कोहल पी जा रही थी। अब कहते हैं कि जुबिन ने यॉट पर चढ़ने से पहले ही अल्कोहल, शराब पीना शुरू कर दिया था। अब यॉट के कैप्टन ने बाद में अपने बयान में ये भी कहा कि यॉट पर चढ़ते समय जुबिन ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और उन्हें डेक पर चलने के लिए अपने साथियों से हेल्प लेनी पड़ रही थी, वो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे। अब जो उनके साथ मौजूद लोग थे, उन्हें उनकी एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी, उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी, जो शराब छुड़ाने के जो ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, उन सब के बारे में वो हर इंसान वहाँ जानता था। इसके बावजूद उनके शराब पीने को रोकने के लिए किसी ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया और दोपहर लगभग 2:30 बजे वो सिलसिला शुरू हुआ जो कुछ घंटों के बाद उनकी डेथ पर ही समाप्त हुआ। जुबिन ने शुरुआत में लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में छलांग लगाई और कुछ देर बाद उन्होंने पानी के अंदर ही लाइफ जैकेट उतार दी। बताया गया कि उनको लगा कि जैकेट उनके साइज से बहुत बड़ी है, तो बड़े रेस्टलेस हो रहे थे, उनको कंफर्टेबल नहीं थी वो। पहली बार जो कूदे थे तो वो स्विमिंग करके वापस आए तो वो बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे। अब उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो थी ही, दवाइयाँ भी बहुत चल रही थी उनकी, और उनकी सांस कहते हैं बहुत तेज़ी से चल रही थी और यॉट पर वापस चढ़ने के लिए उन्हें लोगों की हेल्प लेनी पड़ी थी। अब बाद में जो सिंगापुर में जब उनकी डेथ का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, कॉरोनर ने भी जो वीडियो या सीसीटीवी फुटेज देखी यॉट से, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि जुबिन के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में उनकी थकान क्लियरली दिखाई दे रही थी, और इतनी थकान और नशे की हालत के बावजूद
जुबीन ने दोबारा पानी में उतरने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने देखा कि एक दूसरा कोई यॉट में था, वो लाजरस द्वीप जो था वहां से तैर रहा था, तो जुबीन भी वहीं जाना चाहते थे। अब उन्हें इस बार एक छोटी लाइफ जैकेट दी गई, लेकिन उन्हें उसे पहनने से ही इनकार कर दिया। अब यॉट पर कहते हैं कि एक व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने जैकेट पहनाने का ट्राई भी किया उन्हें, लेकिन जुबीन ने उन्हें उस जैकेट को बांधने नहीं दिया और इसके बाद वो बिना लाइफ जैकेट के दोबारा समुद्र में उतर गए। और ये वो मोमेंट था जहां सिंगापुर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंडिया में असम की एजेंसीज ने इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा। अब सिंगापुर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि ये एक मैच्योर्ड अडल्ट की खुद का लिया हुआ डिसीजन था कि वो पानी में ऐसे ही जाएंगे। बट असम की जांच में ये सवाल उठाया गया कि इतनी गंभीर बीमारियों के बावजूद और इतने नशे की हालत में होने के बावजूद वहाँ पर मौजूद उनके मैनेजर, उनके जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे या जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने उन्हें पानी में जाने से रोका क्यों नहीं। यॉट पर मौजूद लोगों ने उनकी हालत देखकर उन्हें वापस आने के लिए कई बार आवाज लगाई। जुबीन ने यॉट की ओर लौटना तो शुरू किया, लेकिन उनका शरीर बहुत ढीला पड़ गया था और वहाँ जो पास में तैराक थे मौजूद, वो फटाफट उन्हें निकाल कर यॉट पर लेकर आए, पर वो तब तक बेहोश थे। यॉट पर ही उन्हें CPR दिया गया, फिर उन्हें फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, कोस्ट पे लाके वहाँ पे उन्हें ICU में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें होश में नहीं लाया जा सका और शाम 5:13 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद कोस्ट गार्ड ने और सिंगापुर की पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। अब सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हुआ, उन्होंने बोला दिस इज डेथ बाय ड्राउनिंग, डूबने की वजह से डेथ। और जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट थी उनकी, उसमें उनकी ब्लड अल्कोहल की जो लेवल था वो 4 गुना ज़्यादा था, नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा। उनके ब्लड में हाई ब्लड प्रेशर और एपिलेप्सी, मिर्गी की दवाई के अंश भी मिले थे। तो लेकिन जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे वो ये बता नहीं पाए कि उन्हें पानी में मिर्गी का दौरा पड़ा था या नहीं। और फाइनली अप्रैल 2026 में सिंगापुर की पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया, जुबीन गर्ग की डेथ को एक्सीडेंटल डेथ बाय ड्राउनिंग कहकर। अब सिंगापुर के लिए तो ये मामला खत्म हो गया और असम में ये मामला वहीं से शुरू हो रहा था। जब जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया तो उन्हें अंतिम बार देखने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आए। असम शहर का जो नॉर्मल लाइफ था ना, वो लगभग रुक गया था उस दिन। असम सरकार ने उस दिन स्टेट मॉर्निंग की घोषणा की, राजकीय शोक की, और उन्हें उनके अंतिम संस्कार वाले दिन उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। लेकिन ये जो दुख था, इसके साथ साथ लोगों के सवाल भी बढ़ने लगे थे। लोग जानते थे कि जुबीन को मिर्गी का प्रॉब्लम था। लोग ये भी जानते थे कि उन्हें पहले भी कई बार मिर्गी के दौरे पड़ चुके थे और डॉक्टर्स ने उन्हें गहरे पानी से बचने की सख्त हिदायत दी थी। उनकी पत्नी गरिमा गर्ग ने ओपनली ये सवाल उठाया कि जब उनके पति के साथ जो लोग मौजूद थे वो उनकी बीमारी और शराब से जुड़ी परेशानी के बारे में जानते थे, तो उन्होंने जुबीन को इतनी ज्यादा शराब पीने और खुले समुद्र में उतरने से रोका क्यों नहीं। ये आग की तरह फैलती गई है, ये सवाल आग की तरह फैल गया पूरे असम में और कई जगहों पर असम में कैंडल मार्च हुए, प्रोटेस्ट शुरू हुए और बहुत सारे संगठन जो थे असम में, स्टूडेंट्स यूनियन, इन सब ने एक ओपन और ट्रांसपेरेंट जांच की फिर से सरकार से मांग की। और गुवाहाटी में जुबीन के जो मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। असम में अलग अलग लोगों ने 60 से भी ज़्यादा FIR दर्ज कराई और धीरे धीरे ये मामला पॉलिटिकल बनने लगा। खैर, असम गवर्नमेंट ने जब जुबीन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी आया, वहाँ पे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक और पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया जिससे कि वो एक ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट जांच कर सके। अब सिंगापुर की जांच का जो मेन सवाल था वो ये था कि जुबीन की मृत्यु किस कारण हुई और क्या किसी ने उन्हें सीधे नुकसान पहुंचाया था या नहीं। लेकिन
असम की जो जांच हो रही थी उसका सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। असम की इन्वेस्टिगेशन टीम और असम की जनता ये जानना चाहती थी कि उस स्थिति तक जुबिन को पहुंचाया कैसे गया। क्या उनकी बीमारी और नशे की हालात जानते हुए भी उन्हें जानबूझकर खतरे में डाला गया? क्या उनके साथ मौजूद लोगों ने उनकी सुरक्षा पर अपना कर्तव्य निभाया? क्या घटना के पीछे कोई और साजिश थी, कोई विश्वासघात था? अब क्योंकि ये घटना सिंगापुर में हुई थी, इसलिए असम पुलिस ने सिंगापुर से सीसीटीवी फुटेज, होटल के रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, यॉट पर मौजूद जो इंडियन नॉन इंडियन लोग थे उनसे जुड़ी जानकारी सारी कलेक्ट की। एसआईटी के जो ऑफिसर्स थे वो सिंगापुर भी गए और 300 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरा पोस्टमार्टम और विसरा की फॉरेंसिक जांच भी था। अब इसी दौरान एक काफी स्ट्रेंज सी बात हुई। अचानक से अफवाह फैलने लगी कि उन्हें जहर दिया गया था। जुबिन गर्ग के जो बैंड सदस्य थे शेखर ज्योति गोस्वामी, उन्होंने अपनी शुरू में जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कथित रूप से आरोप लगाया कि उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और जो उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे श्याम कानू महंत, उन्होंने एक साजिश के तहत जुबिन को जहर दिया था। अब लेकिन जब विसरा की रिपोर्ट्स और जांच के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपल्स तो उसमें ऐसा कोई जहरीला पदार्थ या जहर नहीं मिला। तो अब एसआईटी ने शेखर ज्योति गोस्वामी, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी जहर की, उनको भी सस्पेक्ट की तरह देखना शुरू किया, क्योंकि एसआईटी के हिसाब से शायद शेखर ज्योति गोस्वामी जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे थे झूठ बोल के। दिसंबर 2025 में असम एसआईटी ने 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अब इसमें दावा यह किया गया कि साजिश की शुरुआत सिंगापुर के यॉट पर नहीं बल्कि गुवाहाटी में बहुत पहले ही हो गई थी। अब दावा यह किया गया कि जुबिन की गंभीर बीमारियों के बावजूद उनका जो इम्पॉर्टेंट और रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट्स या फिटनेस सर्टिफिकेट थी उसके बिना उन्हें एक फॉरेन कंट्री में ले जाया गया, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी पर्सनल हेल्थ को लेके ये किसी को नहीं बताई गई, ये छुपाई गई। जो इनके प्रोग्राम थे उनसे जुड़े लोगों से छुपाया गया। एसआईटी का ये भी आरोप था कि सिंगापुर पहुंचने के बाद भी उन्हें सेफ रखने के बजाय उन्हें लगातार शराब उपलब्ध कराई गई। बार बार उन्हें शराब चाहिए थी, उन्हें बार बार ला कर दी गई। कहते हैं कि जो श्याम कानू महंत थे उनके मैनेजर, उन्होंने होटल की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ बदलाव थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इंश्योर किया कि जुबिन गर्ग को शराब लगातार मिलती रहे। उन्होंने कहा कि ये भी कहा उन्होंने अपनी चार्जशीट में कि इतनी बीमारी और साफ दिखती हुई थकान और इतने नशे की हालत में एक व्यक्ति को बिना लाइफ जैकेट के खुले समुद्र में जाने देना केवल साधारण लापरवाही नहीं मानी जा सकती। एसआईटी के अनुसार उनके साथ मौजूद जो लोग थे उन्हें समझना चाहिए था कि ऐसी स्थिति में उनकी डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा थे। उसके बावजूद भी उन्हें रोका नहीं गया, उन्हें जाने दिया गया। एसआईटी ने यह भी आरोप लगाया कि जब जुबिन पानी में स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने उनकी हालत को केवल एसिड का रिफ्लक्स बताया। अब कुछ गवाहों के अनुसार उस समय जाबो दे जैसे शब्द बोले गए जिसका अर्थ है उसे जाने दो। एसआईटी का आरोप था कि इसी बिहेवियर की वजह से उन्हें बचाने में भी देर हुई। अब जांच के दौरान यह भी कहा जाता है कि मैसेजेस जो एक्सचेंज हुए थे वो डिलीट किए गए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बयान दिए, तो एक दूसरे के विरोधाभासी बयान थे, और कहते हैं कि उनके मैनेजर इस घटना के फौरन बाद मलेशिया निकल गए थे जांच से बचने के लिए। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया। पहले श्याम कानू महंत, जो कि फेस्टिवल के मेन ऑर्गेनाइजर थे। कहते हैं कि उन्होंने ये डिजिटल जो एविडेंस था उसको हटाने का ट्राई किया था, मलेशिया भाग गए थे। दूसरे आरोपी थे सिद्धार्थ शर्मा, जो जुबिन के मैनेजर थे और उनकी पर्सनल हेल्थ के बारे में अच्छे से जानते थे। पानी में उनकी हालत को एसिड रिफ्लक्स इन्होंने ही बताया था, और ये जाबो दे भी इन्होंने ही कहा था। तीसरे आरोपी थे शेखर ज्योति गोस्वामी, जो झूठ बोल के जहर वाली बात कह के जांच भटका रहे थे। चौथी आरोपी थी उनकी को सिंगर अमृत प्रभा महंत, जो कि इस यात्रा का हिस्सा भी थी।
कहते हैं वो अपना बयान बार बार बदल रही थी और उन्होंने भी शायद कुछ मैसेजेस डिलीट किए थे, जिसकी वजह से उन पर पूरा शक था पुलिस को। 5वें आरोपी थे संदीपन गर्ग, जो कि उनके चचेरे भाई और असम पुलिस में एक ऑफिसर थे। बाद में संदीपन गर्ग को निलंबित कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और 6ठे और 7वें आरोपी थे जुबीन के वो पर्सनल दोनों बॉडीगार्ड्स। एसआईटी ने आरोप लगाया कि जुबीन के साथ वो बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उनके पैसे को दुरुपयोग किया, उसके पैसे का, और ऐसा माहौल बनाया जिससे उनकी सुरक्षा लगातार कमज़ोर होती गई। अब किसी भी आरोपी ने इस आरोपों को ओपनली स्वीकार ही नहीं किया। उनका कहना था कि जुबीन की मृत्यु एक एक्सीडेंट थी और वो तैयार थे अदालत में इस केस को लड़ने के लिए। खैर, क्योंकि असम की जनता इन लोगों से बहुत नाराज़ थी, तो इनका जल्दी फैसला करवाने के लिए एक तो इनको दूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनका केस चला, प्लस एक फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया गया इस केस को जल्दी चलाने के लिए। 26 मई 2026 को अदालत ने 7 आरोपियों के विरुद्ध ऑफिशियल रूप से आरोप तय कर दिए। अब पूरी घटना जो थी उसमें एक तरफ तो सिंगापुर का इन्वेस्टिगेशन था, दूसरी तरफ असम की एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन था। जुबीन की बीमारी, उनकी एपिलेप्सी, शराब से उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो अनसेफ स्थिति थी लाइफ की, वो सबको मालूम थी। तो फिर उन्होंने उस सिचुएशन में उनको पहुंचने कैसे दिया? उन्हें इतनी शराब पीने से रोका क्यों नहीं गया? जब पहली बार वो ऑलरेडी दिख रहे थे थके हुए स्विमिंग करके आने के बाद, तो उन्हें दूसरी बार क्यों जाने दिया गया? कहते हैं कि उनके आसपास उनके मैनेजर थे, फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार थे, उनके भाई जो थे, उनके अपने खुद के बॉडीगार्ड्स थे, उन्हें किसी ने भी प्रेशर दे के रोका क्यों नहीं? प्लस उनके खुद के बैंक के जो अकाउंट्स थे और आसपास जो लोगों के बैंक अकाउंट्स थे, उसमें बहुत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए, पैसा इधर से उधर घूम ही रहा था। घटना के बाद मैसेजेस क्यों डिलीट किए गए? बयान आपस में इतने कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों थे, बदल क्यों रहे थे बार बार? क्या ये सिर्फ वहां के मौजूद लोगों की एक बहुत सीरियस केयरलेसनेस थी, लापरवाही थी, या इसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी? इन्हीं प्रश्नों के आधार पर असम की एसआईटी ने हत्या और साजिश का आरोप लगाया। लेकिन कहते हैं हमारे लॉ में यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो आरोप लगाना या लगना और आरोप सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। अदालत में जो प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्हें ये प्रमाणित करना था कि ये गलती नहीं थी, ये जानबूझकर की हुई प्लानिंग थी, जिसके कारण जुबीन की डेथ हुई। किसी ने उन्हें समुद्र में धक्का दिया, इसका तो प्रमाण कभी सामने आया नहीं। तो क्या किसी बीमार और जरूरत से ज्यादा नशे में मौजूद व्यक्ति को जानबूझकर नहीं रोकना, क्या ये भी मर्डर माना जा सकता है? क्या अपनों की लापरवाही इतनी गंभीर, इतनी सीरियस हो सकती है कि वो एक क्रिमिनल साजिश में बदल जाए? क्या पैसा, आपस में घूमता हुआ पैसा अकाउंट्स में, डिलीट किए हुए मैसेजेस, अलग अलग बयान बदलते हुए लोग, क्या ये सब चीजें कोई बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे? लेकिन इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर सिर्फ और सिर्फ अदालत के फैसले से आना था। ये उस कलाकार की मौत का सवाल था जिसकी आवाज असम के लोगों के त्योहार, उनके दुख, उनकी खुशी और उनकी पहचान का हिस्सा रही थी। कितने दुख की बात है कि जिस व्यक्ति ने हजारों गीतों को अपनी आवाज दी, उसकी मृत्यु के अंतिम कुछ मिनट अब गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड्स और हजारों पन्नों की चार्जशीट में दर्ज होकर रह गए। समुद्र में बीती वो दोपहर तो समाप्त हो गई दोस्तों, लेकिन उसके बाद शुरू हुई जांच अब भी जारी है। आज भी ये केस चल रहा है। अदालत के सामने अब इन 7 आरोपियों का भविष्य है और लाखों फैंस के सामने सिर्फ एक सवाल: जुबीन गर्ग की मौत एक दुखद हादसा थी या अपनों की घातक, डेंजरस लापरवाही, या फिर ऐसी साजिश जिसकी शुरुआत उनके समुद्र में उतरने से बहुत पहले हो चुकी थी? इन सब आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है, लेकिन अभी ये सवाल वही सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं।
हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार।